जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम हिंदी गद्य साहित्य संबंधी जो PYQ है वो कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 901 से कि वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है। रचना क्या है? वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, कहानी, उपन्यास। तो वे दिन जो है ये निर्मल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास विधा की रचना है। ये उपन्यास जो है चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित है। निर्मल वर्मा द्वारा रचित अन्य उपन्यास में लालटीन की छत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक चितड़ा सुख, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य। तो यहाँ पे देखिए वे दिन किसका है? निर्मल वर्मा का। इसके अलावा लालटीन की छत, एक चितड़ा सुख, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य, ये सभी भी है। और वे दिन की खासियत ये है कि ये चेकोस्लोवाकिया की जो पृष्ठभूमि है उस पर रचा गया रचना है। फांस उपन्यास के लेखक कौन है? तो यहाँ पे 4 नाम दिया गया है और फांस उपन्यास के लेखक के नाम के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए जो फांस लेखक है, फांस किसके द्वारा लिखा गया है? तो फांस ये संजीव है। फांस किशनगढ़ के अहेरी और सर्कस, सावधान, नीचे आग है, सूत्राधार, ये कुछ रचनाएं हैं जो कि संजीव जी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे देखिए नाम दिया है क्रमशः। फांस किशनगढ़ के अहेरी, सर्कस, सावधान, नीचे है, आगे, सूत्रधार। पंकज बिष्ट की जो रचनाएं है पंकज बिष्ट द्वारा लिखा गया है लेकिन दरवाजा। उस चिड़िया का नाम शिवमूर्ति द्वारा है तर्पण त्रिशूल। मिथिलेश्वर की रचना है प्रेम न बाड़ी उपजे या अंत नहीं युद्ध स्थल, सुरंग में सुबह। निम्नलिखित में से कौन सी औपन्यासिक जो कृति ये कहती है कि घनीभूत वेदना कि केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का ये प्रयास है। तो अगर आपने ये चीज़ शेखर एक जीवनी पढ़ा होगा, आगे जी की रचना, तो शेखर एक जीवनी का जब आपने पृष्ठभूमि बिल्कुल कहते हैं कि भूमिका जो उन्होंने बांधा है उसमें ही ये चीज़ उन्होंने कहा था कि घनीभूत वेदना के केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का ये प्रयास है। तो शेखर एक जीवनी नामक औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयास है। जबकि जो भूले विसरे चित्र है, भूले विसरे चित्र भगवती चरण वर्मा द्वारा और अनाम दास का पोता हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा अपने अपने अजनबी भी अज्ञे द्वारा रचित रचनाएं हैं। कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है? तो कंकाल में तो पाप और पुण्य की उपन्यास को केंद्र में रख के ये समस्या उठाया गया प्रसाद जी के द्वारा। लेकिन ये उपरोक्त जो चारों दिए गए हैं तो पाप और पुण्य की समस्या कंकाल के अतिरिक्त ये जो आप चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का पढ़ेंगे तो कंकाल के अलावा पाप और पुण्य की समस्या जो है ये आपको देखने को मिलेगा, ये इनके द्वारा जो रचित है चित्रलेखा। इस कथन के समकक्ष अगर बात करें तो जयशंकर प्रसाद के बाद भगवती चरण वर्मा ने अपने उपन्यास चित्रलेखा में समस्या को उठाया है। चित्रलेखा उपन्यास के प्रमुख पात्र की बात करें तो चित्रलेखा में बीजगुप्त, कुमारगिरी, चाणक्य, चित्रलेखा। जबकि गोदान प्रेमचंद जी द्वारा लिखित अमृत और विष अमृत लाल नागर द्वारा लिखित है और नदी के द्वीप जो है वो अज्ञे के द्वारा लिखित रचना है। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? तो अपने अपने अजनबी के हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं और उन्हें सन 1961 में रचित उपन्यास जो है ये जो अपने अपने अजनबी उन्होंने लिखा था, तो अपने अपने अजनबी के लिए उन्हें 1961 में इस उपन्यास के लिए ये जो उपन्यास है 1961 में रचित उपन्यास अपने अपने अजनबी का मूल विषय है मृत्यु से साक्षात्कार। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं सेल्मा और योके। यज्ञ द्वारा रचित अन्य उपन्यास में शेखर एक जूनी 2 भाग तथा नदी के द्वीप। उपन्यास और उपन्यासकार के दृश्य एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा गलत है? नीला चांद, महाभोज, सारा आकाश, मुझे चांद चाहिए। तो यहाँ पे देखिए उपन्यास और उपन्यासकार की दृश्य अगर देखें तो जो नीला चांद किसका है? शिव प्रसाद सिंह का। महाभोज है मनु भंडारी जी का। सारा आकाश राजेंद्र यादव जी का है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा। अंतर्वशी उषा प्रियंवदा। तो ये जितनी ही रचनाएं हैं सारी इंपॉर्टेंट है। नीला चांद शिव प्रसाद, महाभोज मनु भंडारी, सारा आकाश राजेंद्र यादव, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा, अंतर्वशी उषा प्रियंवदा। निम्नलिखित में से एक कृति कौन सी है? दिया है कि निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित है, वो कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए जो आवारा मसीहा है, आवारा मसीहा ये विष्णु प्रभाकर रचनाकार है। विधा है उपन्यासात्मक जीवनी।
शेखर एक जूनी अज्ञे का उपन्यास है। गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। गुड़िया भीतर गुड़िया अन्य से अनन्या प्रभा केतान का आत्मकथा है। तो आवारा मसीहा उपन्यासात्मक जीवनी, शेखर एक जूनी अज्ञे उपन्यास, गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्रेयी पुष्पा आत्मकथा, अन्य से अनन्या प्रभा केतान। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक, सुरंग में सुबह, ये क्या नाम है? सुरंग में सुबह। इस उपन्यास के लेखक कौन है? तो सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक है मिथिलेश्वर। ये सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक मिथिलेश्वर है। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास अगर देखें तो सुरंग में सुबह के अलावा मिथिलेश्वर का है झुनिया, युद्ध स्थल, प्रेम न बाड़ी उपजे, ये अंत नी, माटी कहे कुम्हार से, पानी बीच मीन प्यासी। औरत की बोली कृति के रचनाकार कौन है? तो औरत की बोली कृति के रचनाकार गीता श्री हैं। जबकि महुआ माझी ने मैं बोरीशिल्ला तथा मैत्रेयी पुष्पा ने झूला नर तथा अलका सरावगी ने शेष कादम्बरी नामक कृति की रचना की है। भट्टिनी जो है, भट्टिनी ये किस उपन्यास की नायिका है? भट्टिनी आप देखेंगे बाण भट्ट की जो आत्मकथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा, तो उसी के पात्र के रूप में ये भट्टिनी आती है। और इसी में और पात्र में देखें तो बाण भट्ट है, भट्टिनी है, न्यूनिया निपुणिका, एक सुचरिता महामाया। तो ये बाण भट्ट, भट्टिनी, न्यूनिया निपुणिका, सुचरिता महामाया अन्य पात्र है। निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? श्रीलाल शुक्ल का एक चिथड़ा सुख, उखड़े हुए लोग, सीमाएं टूटती हैं, तीसरा आदमी। तो यहाँ पे जो ये तीसरा है, जो सीमाएं टूटती हैं, श्रीलाल शुक्ल का हम राग दरबारी पढ़ते हैं, तो उनके अलावा जो है सीमाएं टूटती उपन्यास के लेखक भी श्रीलाल शुक्ल है। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास में अगर बात करें, सीमाएं टूटती हैं, राग दरबारी के अलावा देखिए सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत आदि। तो सूनी घाटी का सूरज निकला है, अज्ञातवास पे है, मकान है, पहला पड़ाव है, फिर विश्राम का संत है। जबकि एक चिथड़ा सुख निर्मल वर्मा का, एक चिथड़ा सुख किसका है? एक चिथड़ा सुख निर्मल वर्मा जी का है। और उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव का है तथा तीसरा आदमी जो है ये कमलेश्वर के द्वारा है। तो ये सभी नाम ध्यान रखिए। सीमाएं टूटती है श्रीलाल शुक्ल का, एक चिथड़ा सुख निर्मल वर्मा जी का, उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव का, तीसरा आदमी कमलेश्वर द्वारा है। मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका कौन है? तो नाम क्या है? मिलजुल मन। मिलजुल मन जो है मन, ये मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका मृदुला गर्ग है। मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका मृदुला गर्ग है। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास है उनके हिस्से की धूप, उनके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, एक ये भी इम्पोर्टेंट है अगर देखें तो मिलजुल मन तो मृदुला गर्ग जी का है, लेकिन चितकोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कठगुलाब, तो ये चितकोबरा भी कई बार पूछा गया। अनित्य, मैं और मैं, कठगुलाब किसका है? तो मिलजुल मन तो लेखिका मृदुला गर्ग का है। इनके अलावा उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कठगुलाब, ये सभी भी जो है अगर देखें तो ये किसके द्वारा है? तो ये सभी मृदुला गर्ग लेखिका है, उन्हीं के द्वारा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनामदास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग है? तो अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, उसमें कहा कि उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग है तो छांदोग्य उपनिषद। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास जो अनामदास का पोथा है, अनामदास के पोथा में जो है छांदोग्य उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग किया गया है। ये उपन्यास कब अनामदास का पोथा आया था? तो 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में औपनिषदिक युग का वर्णन किया गया है। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? यहाँ पे दिया है तीसरी सत्ता। तीसरी सत्ता जो उपन्यास के लेखक कौन है? गिरिराज किशोर, गोविंद मिश्र, श्रीलाल शुक्ल, निर्मल वर्मा। तो ये तीसरी सत्ता जो है ना, ये तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक गिरिराज किशोर है। गिरिराज किशोर का है तीसरी सत्ता। उनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं लोग, चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी, यथा प्रस्तावित, परिशिष्ट, असलहा, ढाई घर, पहला गिरमिटिया। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? काली आंधी, चौखट, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान। तो ये सारी रचनाओं का नाम दिया गया है। इसमें से पूछा है कौन सा उपन्यास इसमें से कमलेश्वर का नहीं है। देखिए ये जो चौखट उपन्यास है, चौखट उपन्यास ये कमलेश्वर जी का नहीं है। चौखट उपन्यास के रचयिता द्रोणवीर कोहली हैं, है ना। तो चौखट उपन्यास कमलेश्वर जी का नहीं है। चौखट उपन्यास के रचयिता द्रोणवीर कोहली हैं, जबकि कमलेश्वर द्वारा रचित उपन्यास, कमलेश्वर के द्वारा काली आंधी, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान, एक सड़क,
57 गलियां, लौटे हुए मुसाफिर, समुद्र में खोया हुआ आदमी। उपन्यास और कहानी के अंतर को व्यक्त करने वाला जो कथन सही नहीं है उसे छांटना है। तो उपन्यास और कहानी के अंतर को व्यक्त करने वाले में उपन्यास में कथानक होता है, कहानी में अनिवार्य नहीं है। कहानी में चरित्र, वातावरण आदि की प्रधानता होती है। उपन्यास में जीवन के समग्र रूप का चित्रण होता है, जबकि कहानी में किसी एक अंश का। उपन्यास में अनेक स्थलों पर इतिवृत्तात्मक वर्णन मिलते हैं, जबकि कहानी में छोटे आकार। उपन्यास कहानी का लघु संस्करण है, कहानी उपन्यास का 10वां भाग। ये गलत है। उपन्यास कहानी का लघु संस्करण होता है, कहानी उपन्यास का 10वां भाग होती है। ये कथन उपन्यास और कहानी को व्यक्त करने में सही नहीं है। बाकी उपन्यास में कथानक होता है, कहानी में वो जरूरी नहीं है। कहानी में चरित्र, वातावरण आदि की प्रधानता होती है। उपन्यास में जीवन के समग्र रूप का चित्रण होता है, जबकि कहानी में किसी एक अंश का। उपन्यास में अनेक स्थलों पर इतिवृत्तात्मक वर्णन मिलते हैं, जबकि कहानी में छोटे। तो ये सारी चीजें सही थी। उपन्यास की संरचना के बारे में एक उपन्यास की संरचना के मूल आधार रहे हैं। तो उपन्यास की संरचना के मूल आधार क्या रहे हैं? बेसिकली अंग्रेजी उपन्यास को ध्यान में रख के और हिंदी उपन्यास की संरचना के मूल आधार अंग्रेजी उपन्यास रहे हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में प्रकाशित एक निबंध था। सरस्वती में जो एक प्रकाशित एक निबंध था, निबंध का नाम उपन्यास रहस्य है। उपन्यास रहस्य में इस बात को स्वीकार किया है कि उपन्यास के प्रचलन, विकास एवं सृजन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों को जाता है, जिससे प्रेरणा लेकर हिंदी में भी उपन्यास की रचना की जाने लगी है। गोदान जो उपन्यास है उसमें शिक्षक पात्र कौन है? तो गोदान में शिक्षक पात्र की बात करें तो मिस्टर खन्ना है, कि मिर्जा खुर्शीद है, मेहता है, ओंकार नाथ है। तो जो गोदान उपन्यास उसमें शिक्षक पात्र मेहता है, मेहता प्रोफेसर होते हैं। गोदान 1936 ईस्वी में रचित प्रेमचंद जी का उपन्यास है। इसमें किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन किया गया है। गोदान ग्राम्य जीवन एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य है। इसमें प्रगतिवाद, गांधीवाद और मार्क्सवाद, साम्यवाद का पूर्ण परिप्रेक्ष्य में चित्रण हुआ है। गोदान जो उपन्यास है इसकी कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। कैसे? बहुत कम चरित्रों को शामिल कर से, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेटने से, दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश देने से, साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक मंच पे लाने। तो बात ये थी कि जो गोदान लिखा गया था इसमें एक साथ दो पृष्ठभूमियों को उकेरने की कोशिश की है प्रेमचंद जी ने, जो कि उतना सार्थक नहीं रहा है। तो गोदान उपन्यास की कथावस्तु की कसावट में कमी आई है, क्योंकि शहर और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने की कोशिश की है प्रेमचंद जी ने। आवेग एक वस्तु है, जीवन दूसरी। जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन जरूरी हो जाता है। ये निम्नलिखित में से कहाँ की पंक्तियां हैं? तो आवेग एक वस्तु है, जीवन दूसरी। जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक होता है। ये दिव्या से पंक्तियां हैं। आवेग एक वस्तु, जीवन दूसरी। दूसरी की सफलता के लिए आवेग का दमन जरूरी होता है। पंक्ति यशपाल द्वारा रचित दिव्या उपन्यास का अंश है। 1945 ईस्वी में रचित ऐतिहासिक कल्पना पर आधारित दिव्या उपन्यास। इनके अन्य उपन्यास हैं दादा कॉमरेड, देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, 2 भाग, मेरी तेरी उसकी बात। यशपाल अपने उपन्यासों में बरबस ही अपनी एक विशेष विचारधारा को ठूस देते हैं। ये विशेष विचारधारा क्या है? तो यहाँ पे देखना है कि ये विशेष विचारधारा क्या है। तो यशपाल अपने उपन्यासों में बरबस ही एक जो विशेषता विचारधारा को ठूस देते हैं। ये विशेष विचारधारा है मार्क्स जो कि लेनिन का साम्यवाद। यशपाल के लेखन की प्रमुख विधा उपन्यास है, लेकिन अपने लेखन की शुरुआत उन्होंने कहानियों से की थी। इनके रचित उपन्यास में दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या और पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, 12 घंटे, ये सभी हैं। जो मैला आंचल लिखा गया है, मैला आंचल की भाषा परिनिष्ठित हिंदी के व्याकरण की कसौटी पर जगह जगह खरी नहीं उतरती, फिर भी अपने जमाने की यह अत्यंत लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई। इसका कारण यह है कि मतलब कि ये खरा भी नहीं उतरती फिर भी इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। इसके पीछे इसका कारण क्या रहा है, तो ये पूछा गया है। तो इसमें देखिए परिवेश और पात्र जो थे उनके अनुरूप या अगर देखें तो यथार्थपरक भाषा का प्रयोग हुआ है। इसलिए इसका कारण यह है कि परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थ भाषा का प्रयोग किया है, इसलिए ये अपने समय के अनुकूल जो है खरी उतरी है। 52 ने 2 आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। 52 ने 2 आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को इंसानियत के बस दे 2 डग में नाप लिया। ये कथन किसका है? ये फणीश्वरनाथ रेणु जी का है कि 52 ने 2 आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को,
1952 जो है उसने दो आज़ाद देशों की हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस दो डग में नाप लिया। ये कथन फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार हैं। ये कथन उन्हीं के द्वारा मैला आंचल से है। मैला आंचल 1954 में लिखा गया। पूर्णिया जिले के मेरी गंज जो गांव की कथा है, रेणु द्वारा रचित अनुपन्यास में पड़ती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय आदि है। कितने ही सिद्धांत जो एक जमाने में सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए हैं, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य हैं क्योंकि उनका संबंध मनोभाव से है। ये निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो ये कह रहा है कि कितने ही सिद्धांत जो एक जमाने में अगर देखे तो सत्य समझे जाते थे, कितने ही कथन है जो एक जमाने में देखे तो वो सत्य समझे जाते थे, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य है क्योंकि उनका संबंध मनोभाव से है। तो ये जो है कहा, जो कथन है ये प्रेमचंद जी का है कि कितने ही सिद्धांत जो एक जमाने में सत्य समझे जाते थे आज असत्य हो गए हैं, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य क्योंकि उनका संबंध मनोभाव से है। ये कथन प्रेमचंद जी का है। सुमेलित करना है मुर्दों का टीला, डूबते मस्तूल, महाभोज, लाल टीन की छत। और उसके समक्ष उपन्यासकारों के नाम दिए हैं निर्मल शर्मा, मनु भंडारी, रांगे, राघव, नरेश मेहता। तो यहाँ पे देखिए आपको क्रमशः इन्हें मिलाना है। तो यहाँ पे देखिए जो मुर्दों का टीला है, मुर्दों का टीला उपन्यास के उपन्यासकार है रांगे या राघव। मुर्दों का टीला रांगे राघव। डूबते मस्तूल नरेश मेहता जी का है। महाभोज मनु भंडारी जी का है। लाल टीन की छत निर्मल वर्मा जी की है। तो लाल टीन की छत निर्मल वर्मा, महाभोज मनु भंडारी, डूबते मस्तूल नरेश मेहता, मुर्दों का टीला रांगे राघव। चंद्रकांता जो उपन्यास है, चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में गलत कथन को चिन्हित करना है। यह परीक्षा गुरु के बाद की कृति है। इसमें असाधारण कल्पना शक्ति निहित है। इसका प्रकाशन 1894 में हुआ। इस उपन्यास में रहस्य को सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन विद्यमान है। ये जो चंद्रकांता है, चंद्रकांता उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? चंद्रकांता जो प्रकाशित हुआ था 1894 में। 1894 में चंद्रकांता का प्रकाशन हुआ। ये कथन गलत है। चंद्रकांता जो है 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये इसके लेखक देवकीनंदन खत्री थे, जबकि यह परीक्षा गुरु 1882 के बाद की कृति है। परीक्षा गुरु आया था 1882 में, चंद्रकांता आया है 1888 में। तो इसमें असाधारण कल्पना शक्ति निहित है। इस उपन्यास में रहस्य को सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन विद्यमान है। यह सभी कथन चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में सही है। देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित अन्य उपन्यास कौन से हैं? तो देवकीनंदन खत्री के द्वारा चंद्रकांता संतति, बाग 24, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, गुप्त गोदना आदि रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से वृंदालाल वर्मा की बात करें तो निम्नलिखित में से वृंदावन लाल वर्मा की रचना कौन है? तो यहाँ पे देखिए गढ़ कुंडार। ये जो गढ़ कुंडार है, गढ़ कुंडार वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। ये उपन्यास विधा की रचना है। इनके द्वारा रचित अन्य औपन्यासिक जो कृतियाँ हैं वो विराटा की पद्मिनी है, लगन है, संगम है, प्रत्यागत है, कुंडली चक्र है, प्रेम की भेंट है। जबकि सुनीता जयनेंद्र कुमार तथा वरुण के बेटे नागार्जुन द्वारा लिखा गया रचना है। रूठी रानी उपन्यास के लेखक कौन है? रूठी रानी प्रेमचंद जी की रचना है। सन 1907 में प्रेमचंद ने रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास लिखा था। असरारे महाबीर प्रेमचंद जी का प्रथम उपन्यास है। असरारे महाबीर प्रेमचंद जी का पहला उपन्यास है। 1907 में रूठी रानी लिखा था। प्रेमचंद जी का हिंदी में मूल रूप से लिखा गया पहला उपन्यास कायाकल्प है। मूल रूप से हिंदी में कायाकल्प है। निम्नलिखित कृतियों में से कौन उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित नहीं है? शतरंज की मोहरे, गर्म राख, सितारों का खेल, सहन में घूमता आईना। तो यहाँ पे मैं अस्क जी की रचनाओं में बताना है कौन कौन से हैं। शतरंज की मोहरे अस्क द्वारा रचित नहीं है। शतरंज की मोहरे जो है वो किसके द्वारा फिर है? शतरंज की मोहरे अमृतलाल नागर के द्वारा रचित उपन्यास है। जबकि जो सितारों का खेल है, गिरती दीवारें हैं, गर्म राख, बड़ी बड़ी आंखें, पत्थर अलपत्थर, शहर में घूमता आईना, एक रात का नरक, एक नन्ही कंदिल, बांधो ना नाव इस ठाव। तो देखिए बांधो ना नाव इस ठाव जो एक गीत निराला जी का, यहाँ पे बांधो ना नाव इस ठाव जो है ये अस्क जी की रचना है। निमिषा, पलटती धारा आदि अस्क द्वारा रचित उपन्यास है। तो कौन कौन से हैं? सितारों का खेल, गिरती दीवारें, गर्म राख, बड़ी बड़ी आंखें, पत्थर अलपत्थर, शहर में घूमता आईना, एक रात का नरक, एक नन्ही कंदिल, बांधो ना नाव इस ठाव, निमिषा, पलटती धारा आदि अस्क द्वारा रचित उपन्यास है। बेताल पचीसी उपन्यास के लेखक कौन है? बेताल पचीसी। बेताल पचीसी जो है ये सोमदेव भट्ट के द्वारा रचित उपन्यास है। बेताल पचीसी उपन्यास के लेखक सोमदेव भट्ट है।
तो बेताल पचीसी किसने लिखा है? सोमदेव भट्ट ने लिखा है। इसमें बेताल द्वारा सुनाई गई रोचक कहानियों का संग्रह है जो अपने में अनेक गुण रहस्य छिपाए हैं। ये कहानियाँ छल द्वेष को छोड़कर न्यायप्रिय बनने एवं कर्म धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यह मिथक, इतिहास, यथार्थ, फैंटेसी, सच्चाई, इंद्रजाल आदि का अनूठा संगम है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में जो है मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण है? मृणाल तो जैनेन्द्र के द्वारा जो त्यागपत्र है, जैनेन्द्र के त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल नामक भाग्यहीन युवती की आत्मपीड़ा का चित्रण है। इस उपन्यास का प्रकाशन 1937 ईस्वी में हुआ था। मतलब ये जो है 1937 में प्रकाशित हुआ त्यागपत्र, और इसमें मृणाल की कथा है। अपने बुआ मृणाल की पीड़ा को दूर करने की असफल होने पर प्रमोद जज के पास जो जज का पद होता है वो त्याग देकर आजीवन प्रायश्चित करता है। जैनेन्द्र कुमार को मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक भी माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोपाल दास गहमरी लिखित है? तो गोपाल दास गहमरी के द्वारा कौन सा लिखा गया? प्रेममयी। प्रेममयी गोपाल दास गहमरी द्वारा रचित उपन्यास है। प्रेममयी गोपाल दास राम गहमरी द्वारा रचित उपन्यास है। गहमरी जी जासूसी उपन्यास लिखने के लिए जाने जाते थे। इनके प्रसिद्ध जासूसी उपन्यास है अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, डबल जासूस, भयंकर चोरी, खूनी की खोज, गुप्त भेद आदि। निसहाय हिंदू भारतेंदु युगीन लेखक राधा कृष्ण दास का, श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह का तथा ठेठ हिंदी का जो ठाठ है, ये ठेठ हिंदी का ठाठ जो रचना ये किसके द्वारा है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ जो है ये हरिओं जी की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा रचित नहीं है? तो यहाँ पे दिया गया है 4 रचनाओं के नाम, दादा कॉमरेड, अमिता, पूर्वा पर, झूठा सच। तो जो इसमें से पूर्वा पर है ना, पूर्वा पर यशपाल द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, बल्कि यह रमेश चंद्र शाह का उपन्यास है। रमेश चंद्र शाह द्वारा रचित अन्य उपन्यास कौन से हैं? तो रमेश चंद्र शाह के द्वारा है गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, आखिरी दिन, पुनर्वास। गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है? तो अभी हमने देखा गोबर गणेश 1978 ईस्वी में रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखी जो है उपन्यास की श्रेणी में आता है। प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान है, गबन है, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, प्रेमा, प्रतिज्ञा, कायाकल्प, निर्मला, मंगलसूत्र। विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास है नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती भी, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी। निम्नलिखित में से मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा है? यहाँ पे देखें मृदुला गर्ग का, तो मृदुला गर्ग का मैं और मैं उन्होंने 1984 में, मृदुला गर्ग जी ने मैं और मैं 1984 में लिखा था। इनके अनुपन्यास यानी मृदुला गर्ग जी का अनित्य भी बहुत ही प्रसिद्ध है। उनके हिस्से की धूप, कठ गुलाब है ना, तो कठ गुलाब है, अनित्य है उनके हिस्से की धूप, चितकोबरा है, मिलजुल मन, वंशज आदि। कर्क रेखा शशि प्रभा का तथा यानी कर्क रेखा जो है शशि प्रभा की रचना है, पीली आदि प्रभा खेतान का है। निर्मल वर्मा का उपन्यास इसमें से कौन सा है? पटरंगपुर पुराण, खिलेगा तो देखेंगे, लेकिन दरवाजा, अंतिम अरण्य। तो देखिए यहाँ पे रचनाओं का नाम दिया गया है कि अंतिम अरण्य जो है, अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं अंतिम अरण्य के अलावा अगर देखें इनके अन्य उपन्यास वे दिन, एक चिथड़ा सुख, लालटीन की छत, रात का रिपोर्टर। पटरंगपुर पुराण मृणाल पांडे का, लेकिन दरवाजा पंकज विष्ट का तथा खिलेगा तो देखेंगे विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास है। सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यवादी शाही का चित्रण किस उपन्यास में है? सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में देखने को मिलता है? तो ये आपको मैया दास की माड़ी जो है, और ये जो मैया दास की माड़ी उपन्यास है उसमें देखने को मिलता है। ये भीष्म साहनी द्वारा लिखित उपन्यास है, यानी सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन है तो मैया दास की माड़ी में देखने को मिलता है। भीष्म साहनी द्वारा लिखित उपन्यास है। झरोखे, तमस, बसंती, कुंतो, नीलो, नीलमा, नीलोफर, ये भी इनके अन्य उपन्यास है। फणीश्वरनाथ रेणु की बात करें तो इनके किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण दशा है? तो जो पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में जो हिंदू शरणार्थी आए हैं वो इनके जुलूस जो उपन्यास है उसमें दिखाया गया है। जुलूस इन्हीं के द्वारा लिखा गया है और इसमें जो है पूर्णिया जिले में आए शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है। मैला आंचल की भांति इसमें भी आंचलिकता की विशेषताएं हैं। परती परिकथा पलटू बाबू रोड इनके अन्य उपन्यास है। मैला आंचल 54 में लिखा गया मेरीगंज की, और परती परिकथा पूर्णिया जिले का ही परानपुर गाँव जो है, तो परती परिकथा 1957 में 3 साल बाद लिखा था। ये जो है पूर्णिया जिले के परानपुर गाँव की कथा है।
सूनी घाटी का उपन्यास जो है सूनी घाटी का सूरज। सूनी घाटी का सूरज इसके लेखक कौन है? तो जो सूनी घाटी का सूरज है 1957 ईस्वी में, सूनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी में उपन्यास के लेखक लाल शुक्ल है। इनके द्वारा अन्य रचित उपन्यास में राग दरबारी 1968 है, अज्ञातवास 62 है, माकान है, पहला पड़ाव 1976 है। काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित होता है? तो यहाँ पे देखिए उपन्यासों के नाम दिए गए हैं और काम और राम, जो काम और राम का द्वंद्व है वो अमृतलाल नागर द्वारा रचित मानस का हंस उपन्यास में चित्रित है। काम और राम का द्वंद्व जो है वो अमृतलाल नागर द्वारा रचित मानस का हंस उपन्यास में चित्रित है। भगवती चरण वर्मा चित्रलेखा में पाप पुण्य का वर्णन है। खंजनयत अमृतलाल नागर द्वारा रचित सूरदास के जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित नाचो बहुत गोपाल भी इन्हीं के द्वारा रचित उपन्यास है। और मेहतर कही जाने वाली अछूत जाति के सामाजिक व अंतिम जीवन के कड़ों में हृदयग्राही झांकी प्रस्तुत की गई है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही जो प्रकाशन का क्रम है वो बताना है। तो यहाँ पे देखिए आपका बंटी 1971, मनु भंडारी, चितकोबरा 1979, मृदुला गर्ग, सालमली जो है सालमली 1987, नासिरा शर्मा, कटगुलाब 1996, मृदुला गर्ग। हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार साध्वी सती प्राण अबला माना जाता है। ब्रजराज दास के अनुसार इनका मूल नाम क्या था? तो मूल नाम मल्लिका था। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमिलित करना है। लाला मदन मोहन, नाहर सिंह, लाला भगवान दास, वासुदेव शरण। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः दिया है। लाला मदन मोहन परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास उसके रचनाकार है, और नाहर सिंह जो है नूतन ब्रह्मचारी में पात्र है, बालकृष्ण भट्ट उपन्यासकार है। लाला भगवान दास वामा शिक्षक, मुंशी ईश्वर प्रसाद। वासुदेव शास्त्री जो है श्रद्धाराम फिलौरी भागवती से है। विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? तो यहाँ पे देखिए विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? तो यहाँ पे बात करें जो मैला आंचल है, विश्वनाथ प्रसाद जो है मैला आंचल उपन्यास के पात्र है। और मैला आंचल 1954 में फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है। मैला आंचल देखें तो पूर्णिया जिले के मेरीगंज की कथा है। रेणु का प्रति परिकथा 1957 में। दीर्घ तपा जुलूस, कितने चौराहे अन्य रचनाएं हैं। बाल वयः संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन के उस उपन्यास में देखने को मिलता है। तो ये शेखर एक जीवनी में बाल वयः संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक जो अंकन है वो हमें शेखर एक जीवनी में देखने को मिलता है। अज्ञे के उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1941 में, दूसरा भाग 44 में, नदी के द्वीप 1951 में, अपने अपने अजनबी 61 में। तो 41 में शेखर एक जीवनी का पहला भाग, उसके 10 साल बाद नदी के द्वीप आया, उसके 10 साल बाद अपने अपने अजनबी। और शेखर ने आलोचकों ने शेखर एक जीवनी की आलोचना प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की है कि ये जो है शेखर एक जीवनी क्या है? प्रकाशमान जो है पुच्छल तारा है। निम्नलिखित पात्रों का उनसे संबंधित उपन्यास जो उपन्यासकार है उनके साथ मिलाना है। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली जो जयदेवपुरी है ये यशपाल के उपन्यास में आता है। जयदेवपुरी ये झूठा सच का पात्र है। चंद्रमाधव जो है ये नदी के द्वीप में आता है। अज्ञे, फूल बाबू, बलशनामा नागार्जुन, निर्गुनिया, नाचो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर जी के द्वारा। मैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ था? तो यहाँ पे देखिए जो मैला आंचल है उसका प्रकाशन कब हुआ था? 1954 में मैला आंचल का प्रकाशन हुआ। आंचलिक उपन्यास, इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। प्रति परिकथा 1957 में है। दीर्घ तपा 63 में है। जो जुलूस है इनके द्वारा 1965 में है। कितने चौराहे 66 में है। पलटू बाबू रोड 1979 में है। राम रतन राय 1971 में। अपूर्ण जिसके उपन्यासकार फणीश्वरनाथ जी है। गोदान में होरी की बेटी का नाम क्या है? तो गोदान में जो होरी की बेटी उसका नाम सोना है। 2 बेटियां थी। 1936 में गोदान लिखा गया। 2 बेटियां हैं सोना और रूपा। बाकी धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, साहब, मेहता, मालती, खन्ना, ये सब और भी पात्र है उसमें। धरती माता का प्यार झूठा नहीं, धरती माता का प्यार झूठा नहीं, फिर खेलों में जिंदगी झूमेगी, आषाढ़ के बादल बजा रहे हैं बादल, बिजली नाच रही है। ये जो पंक्तियां हैं ये मैला आंचल से है। दी गई पंक्तियां धरती माता का प्यार झूठा नहीं, फिर खेतों में जिंदगी झूमेगी, आषाढ़ के बादल बजा रहे हैं, मादल बिजली नाच रही है, तुम भी नाचो, रेणु द्वारा लिखित आंचलिक उपन्यास मैला आंचल से है।
गोदान के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? तो गोदान के संदर्भ में देखें तो उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है। गोदान उपन्यास के संदर्भ में गलत तथ्य है, उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है, क्योंकि इसमें मूलतः होरी नामक किसान पात्र के माध्यम से शेष जो तथ्य उनकी पुष्टि की गई है। गोदान का रचना काल क्या है? गोदान का जो रचना का समय देखेंगे तो वही 35-36 है। इनके द्वारा और भी रचनाओं की बात करें तो प्रेमाश्रय, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि इत्यादि भी इनकी अन्य रचनाएं हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी धन्यवाद।